वेलकम क्लास 12वीं। चिल्ड्रन लास्ट चैन पे हम लोगों ने एल सी आर सर्किट में इफेक्टिव वोल्टेज ई, इम्पीडेंस जेड और टेन फाई। देखिए हम लोगों ने इम्पीडेंस जेड के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, फाई निकाला था और रेजोनेंस सर्किट देखा था। रेजोनेंस सर्किट मीन्स जब फाई की वैल्यू ज़ीरो होती, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी के इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं। आज हम एसी सर्किट में पावर निकालने का देखेंगे और हम लोग LCR सर्किट पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ और सर्किट्स पढ़ेंगे। देखिए ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जो करंट फ्लो करती है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसकी इक्वेशन तो आपको याद होनी चाहिए। I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं सपोज कर लूँ LCR सर्किट में कि I और V के बीच का एंगल फाई है, तो फिर वोल्टेज की इक्वेशन जो हो जाएगी वो होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है। और पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने जो है DC में जो पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी आई। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। V की वैल्यू 2 से और I की वैल्यू इक्वेशन 1 से मैंने पुट कर दी। तो ये वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल लिया और इसको साइन ए प्लस बी से एक्सपैंड कर दिया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ओमेगा टी को ब्रैकेट के अंदर ले गए और सेकेंड वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है। इससे होगा क्या, 2 साइन ए कॉस ए, इससे 2 साइन ए कॉस ए जो है रख दो, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा साइन 2a। ठीक है। अच्छा, अब आपको हमें 1 कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है। 1 कंप्लीट साइकिल में 0 to t के लिए पावर निकालनी है। तो जैसे हमने एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला निकाला था, I बार इज इक्वल टू 0 to t I dt लिया था, वैसे एवरेज पावर निकालना है तो P कर लेंगे, 0 to t P dt अपॉन T। P की ये वैल्यू रख दे रहा हूँ, P की वैल्यू 3 से यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। जब पुट कर देंगे तो मैंने P इज इक्वल टू ये हमने वैल्यू पुट कर दी। V नॉट आई नॉट को रूट के बाहर इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लेंगे और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की डी टी की वैल्यू और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख देंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बिटवीन द लिमिट 0 to t जो होता है वो t/2 होता है और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है। तो मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैंने t/2 रख दिया और साइन 2 ओमेगा टी के जगह 0 रख दिया, तो सेकेंड टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 है। ये t से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2। इस 2 को मैंने ब्रेक कर लिया, √2 इंटू √2। ये VRMS का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वी नॉट बाई √2, और IRMS का फॉर्मूला आई नॉट अपॉन √2। ठीक है ना। तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई हो गया। इसमें कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग पावर को इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं कि किसका प्रोडक्ट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट और पावर फैक्टर के प्रोडक्ट को एसी सर्किट की पावर कहते हैं। तो आखिरी में मैंने लिख दिया है, इन LCR सर्किट द प्रोडक्ट ऑफ RMS वोल्टेज एंड करंट विथ पावर फैक्टर इज कॉल्ड एवरेज पावर ऑफ एन AC सर्किट। ये जो नेक्स्ट डेरिवेशन है बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है कि शो करिए कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी जब सर्किट में केवल इंडक्टर लगा हो, L लगा हो, या केवल कैपेसिटर C लगा हो, तो पावर लॉस 0 होता है। ठीक है। तो देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन तो आप जानते हैं, I इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब इंडक्टर लगा होता है तो वोल्टेज जो होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, और जब कैपेसिटर लगा होता है तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है। तो ये माइनस साइन प्लस साइन जो लगा रखा है वो इंडक्टर के लिए, L के लिए, और माइनस साइन जो है वो कैपेसिटर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। जब प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा।
तो ये आई की वैल्यू पता चल गई, वी की पता चल गई। अब पावर निकालने जा रहा हूँ। पावर P इज इक्वल टू एवरेज पावर निकालने जा रहा हूँ। एवरेज पावर निकालेंगे तो 0 to T P dt अपॉन T। P की जगह मैंने VI रख दिया। V और I की वैल्यू पीछे थी, उसको रख दिया है V0 cos ओमेगा t और I की जगह I0 sin ओमेगा t। इंडक्टर के लिए प्लस लगाएंगे, कैपेसिटर के लिए माइनस। तो ये V0 I0 अपॉन T को बाहर निकाल लिया। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, जिससे ये टर्म sin 2 बन जाए, sin 2a बन जाए। और sin 2a का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 0 to T sin 2 ओमेगा t dt की वैल्यू 0 होती है। इस पूरे की जगह मैंने 0 रख दिया तो पावर की वैल्यू 0 आ गई। तो याद रखेंगे कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में पावर लॉस नहीं होता है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आ जाती है हेडिंग वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट क्या होती है? वॉट आपको मालूम है पावर की यूनिट होती है, लेस मतलब नो लॉस, और करंट, करंट तो आप जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। वॉटलेस करंट क्या होती है? जब सर्किट प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है तो करंट फ्लो होने के बावजूद भी कोई पावर लॉस या कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी हम लोग ऊपर डेरिवेशन देख चुके हैं। ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट भी फ्लो करेगी, हम सारी ये डिवाइसेस घर में यूज भी करेंगे, लेकिन फिर भी एनर्जी लॉस नहीं होगी और पावर लॉस नहीं होगा। ऐसी करंट को हम लोग वॉटलेस करंट कहते हैं। तो मैंने इसी को लिख दिया, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट ऑल्दो अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग but there is no power or energy loss, such current is called a wattless current। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है तो V और I के बीच का जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और अभी हम लोग ने एवरेज पावर का डेरिवेशन किया था, P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। इंडक्टर के केस में +5 होता है और इंडक्टर के केस में +π/2 होता है, कैपेसिटर के केस में -π/2। और यहाँ बेटा cos +π/2 रखिए या cos -π/2, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, जिससे पूरी पावर की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है, इसलिए कोई सर्किट प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है। थियोरेटिकली जो है हम ये मानते हैं पावर लॉस 0 होगा, जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। चिल्ड्रन, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमें देखनी है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर के 2 वर्क होते हैं बेटा। अगर हमारे घर में लो वोल्टेज आ रही हो, कम वोल्टेज आ रहा हो तो उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या हाई वोल्टेज आ रहा हो तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर को AC सर्किट्स में यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या हो गया? ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट, या इसका उल्टा काम भी करता है, कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट इनटू लो वोल्टेज हाई करंट। अब इस बेसिस में हम ट्रांसफार्मर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर होंगे जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया है, लाइन से, पेन से। तो जो लो को हाई में कन्वर्ट करते हैं उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन कुछ इसका उल्टा काम करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, वो कहलाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। अच्छा, अब प्रिंसिपल देखना है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेना पे वर्क करता है। यानी 2 कॉइल्स अगर पास रखी हों और एक कॉइल में हम करंट की वैल्यू को चेंज करें तो नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है। अब मैंने ऊपर बता ही दिया है कि ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन के डायग्राम अगल बगल बने हुए हैं। देखिए, हर एक ट्रांसफार्मर आगे कंस्ट्रक्शन मैं नहीं लिखूँगा, इसमें हम केवल पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला पॉइंट कि सभी ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती हैं, एक को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल। स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल थिक कॉपर वायर की बनी होती है और लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं। सेकेंडरी कॉइल थिन कॉपर वायर की बनी होती है और लार्ज नंबर ऑफ टर्न होते हैं।
प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हैं।